एक लड़का हॉस्टल में बैठा है, उसको एक आइडिया आता है। वो आइडिया कुछ दिन बाद करोड़ों की कंपनी बन जाती है। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कहानी है जोमेटो की, ये कहानी है नायका की, ये कहानी है ओला की। जो आप आजकल बड़े बड़े नाम सुनते हैं, शुरुआत में सिर्फ ये एक आइडिया ही थे। ये अपने आइडिया को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर उससे पैसे कमाने लगते हैं और उसको एक बिजनेस बना देते हैं जिसको हम स्टार्टअप का नाम देते हैं। और वो स्टार्टअप कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है और आपके जो शेयर होते हैं वो फ्री ट्रेड होते हैं। तो यही सब बात करेंगे इस वीडियो में, कैसे ये सब पूरी प्रोसेस होती है। चाहे हम बात करें जोमेटो की, जिसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व की, चाहे हम बात करें ओला की, जिसने ऑनलाइन कैब के प्रॉब्लम सॉल्व किया और ये ईवी सेक्टर में अब घुस गए हैं, चाहे हम बात करें मिनिमलिस्ट की, जो ऑथेंटिक स्किन प्रोडक्ट बेच रहा है आजकल इंडिया में, वो भी कम रेट में। ऐसे जो स्टार्टअप थे, ये शुरुआत में सिर्फ एक आइडिया ही थे, तुरंत ये इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन गए जितने भी फाउंडर थे। लेसन ये है कि प्रॉब्लम समझो, जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और उसको आप मोनेटाइज कर पाओगे, उतनी बड़ी आप कंपनी बना पाओगे। लेकिन अगर दिमाग में आपके आइडिया आ गया कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो देखने की चीज ये है आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी क्या पॉपुलेशन है। मतलब अगर लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। और ये देखना होगा कि ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं और वो कॉम्पिटिटर क्या बेटर कर रहे हैं, कौन सी उनकी स्ट्रेटजी है जिससे वो बहुत अलग स्टैंड कर रहे हैं। ये सब चीज आपको एनालाइज करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मार्केट है उसमें कैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे। आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे पैसे कमाओगे, क्योंकि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी आइडिया को स्टार्टअप बनाने में। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आप सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं। जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, आप वहां जाके लोगों की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपको असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, या कोई प्रोडक्ट है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, आपको इसमें क्या अच्छाई दिख रही है, क्योंकि अच्छाई है तभी उसको खरीद रहे हैं। इसी तरह आप अपना आइडिया बना सकते हैं कि आप लोगों को कैसे सर्विस देंगे, या आप उनके लिए कैसा एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए सॉल्यूशन भी निकाल लिया कि कैसे आप लोगों की मदद करोगे और उससे पैसे कमाओगे। तब आपको कुछ चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। एक होती है बहुत अच्छे टीम की, एक होती है टेक्नोलॉजी की, एक होती है मार्केटिंग की, और एक होती है ऑपरेशन की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस में। और इसी स्टेज को कहते हैं सीड फंडिंग, जहां आपके आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। इसके लिए आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे, जिनको अपना आइडिया बताओगे कि मैंने ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा और मेरे ये यूनिक टेक्निक होगी, जिसकी वजह से अगर एंजल इन्वेस्टर आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं तो वो पैसे लगाएंगे। जब पैसे आ जाते हैं एंजल इन्वेस्टर से, तो उसके साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जोमेटो की बात करें तो जोमेटो जब दिल्ली एनसीआर में सिर्फ चल रहा था, तो उस टाइम इन्फोसिस ने इनको 4 करोड़ रुपए दिए थे एज अ सीड फंडिंग। इसके बाद आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप ग्रो कर सकते हैं। एक स्टार्टअप को ग्रो होने के लिए सिर्फ फाउंडर ही काफी नहीं है, एक डेडिकेटेड टीम की भी जरूरत होती है, जो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करती, जो विजन के लिए काम करती है कि जैसे आपका स्टार्टअप भी ग्रो होगा वैसे वो भी ग्रो होंगे। जैसे को फाउंडर हो गए, टेक हेड हो गए, प्रोडक्ट हेड हो गए और ऑपरेशन वाले हो गए, ये आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और इनको आपके विजन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तभी आपके साथ हमेशा से जुड़े हैं, क्योंकि ये और भी जगह काम कर सकते हैं। लेकिन जब कोई स्टार्टअप में काम करता है तो उसको लगता है कि इसके साथ मैं भी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाऊंगा। और यही स्टेज से स्टार्टअप कल्चर शुरू होता है और यही तय करता है कि आप बड़ी कंपनी बनेंगे या छोटी कंपनी बनकर खत्म हो जाएंगे। आपने टीम बना ली, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन यहाँ चाहिए इंप्रूवमेंट और ट्रैक। मतलब आपको कस्टमर को ट्रैक करना होगा कि आपके कस्टमर जो आ रहे हैं वो किस जरिए से आ रहे हैं। अगर वो कस्टमर कोई रेफरल से आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि लोग उनको रेफर करें कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप हैवी मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे वो कस्टमर आ रहे हैं, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट और करना होगा कि आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, वो रेफरल से आए, क्योंकि हैवी एडवर्टाइजमेंट करके जब कस्टमर आते हैं तो वो चीज़ें सही नहीं होती। जैसे मामाज अर्थ की बात करें, मामाज अर्थ ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसकी वजह से उसकी सेल बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो उसका कस्टमर रिटेंशन था वो बहुत ज़्यादा कम था और जो उसका रेफरल था वो भी बहुत ज़्यादा कम था। मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको दोबारा वो खरीदे, ये नहीं कि सिर्फ एक बार ट्राई किया वो दोबारा खरीदने ही नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने होगी कि कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा काम करता है और कस्टमर रेफरल भी साथ साथ बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मैंने एक्स प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दिया तो वो प्रॉब्लम अगर किसी दूसरे को हुई तो उसको मैं रेफर करूंगा, भाई तू ये खरीद ले, ये मेरी चीज ठीक कर दिया, तेरे भी ठीक कर देगा। ऐसे रेफरल प्रोग्राम बहुत तेजी से काम करता है।
लिस्ट की बात करें तो उसका कस्टमर रिटेंशन 60% से ज़्यादा था। मतलब कोई आदमी अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो 60% उम्मीद है कि दोबारा उसको खरीदेगा। वहीं मामाअर्थ में बहुत ज़्यादा कम था। मिनिमलिस्ट से एक लेसन अपने बिजनेस के लिए आप ये ले सकते हैं कि मिनिमलिस्ट शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहा था, वो कहीं भी ऑफलाइन नहीं मिल रहा था। सिर्फ नायका के कई थोड़े बहुत स्टोर थे जहाँ मिनिमलिस्ट की प्रोडक्ट मिल रहे थे, और इससे उनको बेनिफिट ये हुआ कि डायरेक्ट उनका कस्टमर से कॉन्टैक्ट होता था। जो कस्टमर होता था उससे डायरेक्ट फीडबैक मिलता था। जैसे वो फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट पे उनको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, या कस्टमर उनको डायरेक्ट मेल कर दे रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है। और जब वो अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करके लाते थे, मतलब जो प्रोडक्ट है अगर कस्टमर को खराब लग रहा है तो मिनिमलिस्ट उसको इंप्रूव करके लाती थी, और जो कस्टमर होते थे उनको इन्फॉर्म करती थी कि मैंने ये प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से मिनिमलिस्ट बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और जो मामाअर्थ है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही सेल हो रहा है। अब आपका स्टार्टअप थोड़ा बहुत ग्रो हो गया, लेकिन अब आपको और ग्रो होने के लिए और पैसे की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टअप शुरुआत में लॉस ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिस सेट किया होगा, उन्होंने फैक्ट्री सेट किया होगा, तो उनको ग्रो होने के लिए और पैसों की जरूरत होती है। तो वो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें और पैसे लगाते हैं कि इनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो जाए। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी पैसे लगाते हैं तो आपकी कंपनी का स्टेक खरीद लेते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे पैसे नहीं लगाते थे, बड़े दिमागदार होते हैं भाई। ये देखते हैं कि आप एक्सपैंड करोगे, कहीं आपको पैसे दे दिए उससे आप कहीं अपनी उधारी तो पे नहीं कर रहे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जैसे कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करोगे, क्या नई सिटी में अपना आउटलेट खोलोगे या आप अपना सर्विस सेंटर खोलोगे, और ये देखेंगे कि आप एक्सपोर्ट करने वाले हो प्रोडक्ट जो आप बनाओगे। अगर इन सब में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लगता है कि ये बिजनेस ग्रो हो सकता है और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे लगाते हैं। नहीं आपको डायरेक्ट मना कर देंगे, भाई मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आपने अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा दिया तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़े स्टेज पे पहुंच गए हो। पहले आपने एक आइडिया बनाया, आप उस आइडिया को प्रॉब्लम में कन्वर्ट किए, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन निकाले, उससे आप बिजनेस कन्वर्ट किए, जिसमें आपको सीड फंडिंग मिली, सीड फंडिंग से आप स्टार्टअप बने, स्टार्टअप से आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसे मिल गए। अब आपकी तैयारी होती है आईपीओ की। उससे पहले जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ये भी देखते हैं कि आपकी जो बिजनेस है उसका बर्न रेट कैसा है, मतलब जो बिजनेस में आपको पैसे लगाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट उसको आप कैसे खर्च करते हो। अब हो रही है आईपीओ की तैयारी। जैसे शादी की तैयारी घर में होती है, सब लोग खुश होते हैं और दुल्हन आती है, दहेज लेके आती है, और वैसे आईपीओ की तैयारी जब होती है तो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी खुश होते हैं क्योंकि उनको एग्जिट मिलने वाला है, और कंपनी का जो फाउंडर होते हैं वो भी खुश होने वाले हैं क्योंकि उनको और पैसा मिलने वाला है बिजनेस करने के लिए। और जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है उसके जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, जिसको आप कभी भी फ्री ट्रेड कर सकते हो। और यही होता है आईपीओ का पूरा प्रोसेस, जिसमें वो पब्लिक से पैसे रिसीव करेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट के जो शेयर होंगे उसमें बिक जाएंगे, और कुछ इसको पैसे यूज करेंगे अपने डेट पे करने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, और जिस चीज के लिए ये भी यूज करें। लेकिन आईपीओ कोई आसान प्रोसेस नहीं है। आईपीओ लाने के लिए पहले आपको सेबी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आईपीओ की प्रोसेस को समझते हैं। आईपीओ लाने के लिए जो कंपनी होती है वो डीआरएसपी फाइल करती है सेबी के पास, और फिर सेबी अप्रूव करती है। डीआरएसपी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कंपनी ये बताती है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, पहले वो प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, जिसमें वो बैलेंस शीट अपनी दिखाएगी, अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाएगी, और उसका जो कैश फ्लो होगा ये सब दिखाना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी को ये बताना पड़ता है कि इस पैसों का क्या यूज करेगी। और जब सेबी सेटिस्फाई हो जाती है तभी कंपनी आईपीओ लेके आ पाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे होते हैं जो सेबी के पास अप्लाई करती हैं आईपीओ के लिए, लेकिन सेबी डायरेक्ट मना कर देता है क्योंकि आईपीओ कोई आसान प्रोसेस नहीं है। जैसे कुछ स्टार्टअप के आईपीओ की बात करते हैं और उनकी क्या करंट कंडीशन है ये भी बात करते हैं। जोमेटो अपना आईपीओ लेके आया था, अभी वो प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। पेटीएम अपना आईपीओ लेके आया था, वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आया था, लेकिन वो क्रैश हो चुका है। ओला अपना आईपीओ लेके आया था, वो भी अब क्रैश हो चुका है। मतलब जब आप आईपीओ लेके आते हैं उसके साथ आपके पास जिम्मेदारी भी आती है। आपके पास जो जिम्मेदारी आती है वो ये होती है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा, आपको बताना पड़ना होगा कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है इस क्वार्टर, क्योंकि पहले आप साल भर बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन अब आपको हर क्वार्टर बताना होगा, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर है वो भी आपके बिजनेस में एक बहुत बड़े पार्ट है, वो भी आपके बिजनेस के मालिक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, आपने कितनी एसेट बाय की है, आप कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आईपीओ की बात तक प्रोसेस से हमको क्या समझ में आता है कि हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए, उससे हम मोनेटाइज करके पैसे कमा पाए, ऐसे प्रॉब्लम होने चाहिए। फिर इसको सीड फंडिंग के जरिए एक स्टार्टअप बनाएंगे और स्टार्टअप को हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, जिसमें हम R&D करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, जिससे हम अपनी सर्विस इंप्रूव करेंगे, अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करेंगे कि लोगों को एक्चुअली में चाहिए क्या, और अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज करेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसा है। हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में न्यू ट्रेंड क्या आ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ सकती हैं अपकमिंग टाइम में। बात वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है, और इन जिम्मेदारी को हमको मुकरना नहीं है, उनको
और अच्छे से काम करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में नए नए पैसे आ गए हैं। फिर उन वेंचर कैपिटलिस्ट को भी एग्जिट दिलाना है, जिसके लिए हम आईपीओ लेके आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में रुकेंगे या नहीं। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को आपकी कंपनी में फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है तो वो काफ़ी टाइम तक रुक सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम पर एग्जिट ले लेंगे। अगर उनको लगता है कि कहीं हम अपना पैसे और लगाएं तो आपकी कंपनी से आईपीओ के टाइम एग्जिट ले लेंगे, जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी आपकी कंपनी में आते हैं तो आपका जो स्टेक होता है वो लूज हो जाता है, मतलब जो आप कंपनी में ओनरशिप लिए होते हैं वो लूज हो जाती है। तो ये लेसन हम ले सकते हैं इस वीडियो से। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप भी जल्दी बिजनेसमैन बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।